पहले 2 मिनट उस पर चर्चा करेंगे कि अब तक आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले जल संसाधन देखो क्या है। जल संसाधन बेटा मानव के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में जल एक अति महत्वपूर्ण मूल आवश्यकता है मानव की। और धरातल के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, लगभग 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। फिर भी जल की पर्याप्त कमी है, क्योंकि जल जो है वो जो मीठा जल है वो मीठा जल है वो मुख्य रूप से बर्फ के रूप में है या भूमिगत जल है। धरातलीय जो जल है मुख्य रूप से धरातलीय जो जल है उसका बहुत ही कम भाग मानव के उपभोग के लिए आता है। इसलिए देश की सरकार ने जल प्रबंधन की व्यवस्था की है। इसके बाद में आपने जल प्रबंधन पढ़ा है। जल प्रबंधन, जल की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन कहलाती है। जल प्रबंधन के लिए सरकार ने 2 प्रकार की योजनाएं चलाई। एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित, और दूसरी है राज्य सरकार द्वारा संचालित। राज्य सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना कहलाती है। और वह परियोजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना कहलाती है। राजी अपने सिलेबस में कुछ ऐसी परियोजनाएं दी हुई हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। उसके बाद में राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण या संग्रहण, परंपरागत जल संग्रहण के रूप पढ़े हैं आपने, संग्रहण के रूप पढ़े हैं आपने। राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के 8 प्रमुख रूप थे। खड़ीन तक आप पढ़ चुके हैं बेटा, यहां तक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल स्वावलंबन। आज का पहला अपना टॉपिक है जल स्वावलंबन। आज का पहला टॉपिक है जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन बेटा, जल स्वावलंबन क्या होता है? जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जल स्वावलंबन कहलाता है। स्वावलंबन मानी आत्मनिर्भर। जल स्वावलंबन मतलब जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, निर्भरता। जल स्वावलंबन कहलाता। जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जल स्वावलंबन कहलाता है। जल स्वावलंबन जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य, जल स्वावलंबन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर जल की व्यवस्था कर लोगों को आत्मनिर्भर करना। स्थानीय स्तर पर जल की व्यवस्था कर लोगों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। जल स्वावलंबन का मतलब होता है जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जल स्वावलंबन कहलाता है। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर हो। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर जल की व्यवस्था कर लोगों को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और देश की सरकार ने जल स्वावलंबन के लिए, जल के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल क्रांति अभियान तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनाएं संचालित की हैं या आरंभ की हैं। हम ये कह सकते हैं कि देश की सरकार ने भारत में जल के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल क्रांति अभियान
और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं संचालित की हैं। अब देखो ये क्या है बेटा, ये जो परियोजना है, ये जो योजना है जल क्रांति अभियान, इसका अपने सिलेबस में वर्णन दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहां इसका अध्ययन नहीं करेंगे। आगे की कक्षाओं में आप इनका अध्ययन करेंगे कि जल क्रांति अभियान क्या है। अपने सिलेबस में केवल एक परियोजना या एक जो योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये दी हुई है। देखो बेटा ये क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है? देखो, राजस्थान में संचालित एक ऐसी परियोजना, राजस्थान में संचालित एक ऐसी योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है, निर्भर बनाती है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की कार्य अवधि 4 वर्ष होगी। इस योजना की कार्य अवधि 4 वर्ष होगी। 4 वर्ष होगी मतलब कि ये योजना संचालन के 4 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। समाप्त होने का मतलब यहां क्या है? पूर्ण हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार व भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो बेटा ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी। देखो क्या है ये, कि राजस्थान में संचालित एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में जल के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। मुख्य रूप से इस योजना का कार्य 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार और भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से, भामाशाह दान करने वाले लोग दानदाता कहलाते हैं। भामाशाह आर्थिक सहयोग, बेटा इस पे जो खर्चा लगता है, इस पर जो वित्तीय भार है, वो राज्य सरकार और भामाशाह दोनों मिलकर के वहन करेंगे। इसलिए ये एक ऐसी परियोजना है ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार व भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है इसका। उसके बाद में देखो इस संपूर्ण चैप्टर में 3 चीजें आई हैं कि महानदी को उड़ीसा का महानदी को उड़ीसा का, कोसी नदी को बिहार का, कोसी नदी को बिहार का और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। सबसे पहले उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? महानदी को। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्यों? अगर ये पूछ लें
कि उड़ीसा का अशोक किसे व क्यों कहा जाता है? राजी, ये तीनों ही नदियां हैं, ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर साल इन नदियों में बाढ़ आती है और मुख्य रूप से महानदी उड़ीसा में, कोसी नदी बिहार में, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में पर्याप्त नुकसान पहुंचाती है, जनधन की अपार हानि होती है इनसे। इसलिए क्रमशः महानदी को उड़ीसा का, कोसी को बिहार का, दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात का मतलब देखो, एक शब्द है ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। अगर कोई अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो तो उसे विख्यात कहते हैं, और अगर मानी बुरा, कोई बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो तो उसे क्या कहेंगे? कुख्यात। अब ये मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं, पर्याप्त नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए ये बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए महानदी, कोसी और दामोदर को क्रमशः उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। अब देखो, आप जलीय संसाधन पढ़ रहे हो, उससे पहले एक बार दोबारा दोहराऊं, आज हमने पढ़ा है जल स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आत्मनिर्भर। जल स्वावलंबन मतलब जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जल स्वावलंबन कहलाता है, खुद पर निर्भर होना। स्थानीय, इसका उद्देश्य क्या है जल स्वावलंबन का? देखो, स्थानीय स्तर पर जल की व्यवस्था कर लोगों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए, जल स्वावलंबन के लिए देश की सरकार ने जल क्रांति अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनाएं संचालित की हैं। जल क्रांति अभियान का अपने सिलेबस में वर्णन नहीं है, इसलिए यहां वर्णन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है? देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में राजस्थान में संचालित एक ऐसी योजना है ये, तो ग्रामीण क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। ये योजना 4 साल में पूर्ण होगी। मुख्य रूप से इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार और स्थानीय भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मुख्य रूप से महानदी उड़ीसा, कोसी बिहार, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अब देखो बेटा, जल संसाधन पढ़ रहे हो आप, जल संसाधन। अगर आप उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखो, संसाधन क्या होते हैं? मानव के दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। उसी प्रकार समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। अब जल कौन सा संसाधन है? देखो, जल एक चक्रीय संसाधन है। आपने जल चक्र का नाम सुना है? जल चक्र का, जल चक्र क्या होता है? देखो, जल चक्र क्या है? ये महासागर है, ये है महासागर। जल चक्र समझ रहे हो? ये महासागर है, महासागर। बेटा, जब तेज गर्मी पड़ती है तो ये जो पानी है ये वाष्प बन करके उड़ता है, ये वाष्प बन करके उड़ता है। ये है वाष्प। वाष्प के संघनित होने से बनते हैं बादल बनते हैं, बादलों से होती है वर्षा, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा। और वर्षा से बहती हैं नदियां, वर्षा से बहती हैं नदियां। ये नदी है, नदी। अब देखो, जहां से जल चला था वहीं पहुंच गया दोबारा। महासागरों में जल इकट्ठा होता है, वाष्प बन के उड़ता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, और वो पानी नदियों के द्वारा पुनः महासागर में पहुंच जाता है। फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, नदियां बहती हैं, पुनः वहीं पहुंच जाता है जल। इस संपूर्ण चक्र को जल चक्र कहा जाता है।
जल चक्र, वाटर रोटेशन जिसको कहते हो आप, जल चक्र। महासागरों में जल इकट्ठा होता है, वाष्प बनकर के उड़ता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है और नदियां बहती हैं और जल पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस संपूर्ण चक्र को ही जल चक्र कहा जाता है। अब रही बात यह कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा का पानी नदियों के रूप में उसका चक्रण नहीं होता। जैसे अपने गुढ़ागोड़ में बारिश होती है, वो पानी कहां, महासागरों में पहुंचता है, उसका भी जल चक्र होता है। जल जमीन पर गिरता है, उसका आधा हिस्सा लगभग 60% भाग जमीन से ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। 40% जल पुनः जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर वही भूमिगत जल में समाहित हो जाता है, दोबारा बाहर आता है मोटर के जरिए, कुओं के जरिए, फिर उसका भी वाष्पीकरण होता है, उड़ता है, लगातार चक्र चलता रहता है। संपूर्ण चक्र जल चक्र है। ये था आपका चैप्टर। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बेटा जी जल चक्र, इसके नोट्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। कुछ जल चक्र जो या जल संसाधन जो पार्ट था अपना, जल संसाधन, इसके नोट्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। थोड़े से नोट्स बचे हैं, वो पहुंचा दिए जाएंगे आपको पीडीएफ फाइल द्वारा। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है जो हम कल शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय कृषि, चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि। बेटा अब देखो, इससे पहले कि हम भारतीय कृषि शुरू करें, ये जो चैप्टर है ये भी 3 अंक का है, 3 अंक का है। अब इससे ऊपर वाला जो चैप्टर था आपने पढ़ा है वो भी 3 ही अंक का है। ये कल शुरू करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।